आप सभी का स्वागत है नैरेटिव नेशन में। मैं हूँ दिव्या त्रिवेदी। और मैं हूँ अमित शाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए ताकि आपकी मदद से देश भर में राष्ट्रीय हित की हर जरूरी बात हर घर तक पहुंच सके। यहाँ आपको मिलती है देश हित से जुड़ी बड़ी खबरें, गहरी जानकारी और मजबूत विश्लेषण। हर मुद्दे पर सीधी बात, साफ नजरिया और भारत फर्स्ट सोच के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रिपोर्ट। देखिए, आज 7 मई 2026 है और अगर हम इस वक्त की बात करें ना, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर जो तनाव है वो चरम पर है। बिल्कुल। और हालात वाकई बहुत गंभीर है। हाँ, मतलब कल्पना कीजिए कि आसमान से लगातार लड़ाकू विमान काबुल पर बम बरसा रहे हैं। अफगानिस्तान के नूरिस्तान जैसे जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ गोलियों की गूंज है, लेकिन ठीक उसी समय उसी देश के भीतर कुछ लोग हथियार नहीं उठा रहे बल्कि फैक्ट्रियों में कोल्ड ड्रिंक्स बना रहे हैं और तो और रेगिस्तान को हरे भरे खेतों में बदलने के लिए सैकड़ों किलोमीटर लंबी नहरें खोद रहे हैं। मतलब ये जो विरोधाभास है ना, ये सुनने में किसी सस्पेंस फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन असल में ये आज की जमीनी हकीकत है। सही कहा। हम अक्सर युद्ध को सिर्फ सरहदों, गोलियों और धमाकों के नजरिए से देखते हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी और जटिल वैचारिक और आर्थिक मशीनरी काम कर रही होती है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा का मकसद सिर्फ अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा की ब्रेकिंग न्यूज देना नहीं है। हाँ, वो तो न्यूज चैनल्स कर ही रहे हैं। राइट। आज हम उन ऐतिहासिक पन्नों को पलटेंगे जिनसे टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे खूंखार गुट का जन्म हुआ। हम ये भी समझेंगे कि कैसे भारत की मौजूदा कूटनीति 150 साल पुरानी देवबंदी विचारधारा के जरिए अपना रास्ता बना रही है। और चीन का एंगल भी है इसमें। एकदम। मतलब कैसे चीन जैसा आर्थिक महाबली अपनी ही बिछाई बिसात पर बुरी तरह फंस गया है। तो सबसे पहले आज की ताज़ा स्थिति पर आते हैं। मैंने ओचा, जो संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सहायता एजेंसी है, उसकी ताज़ा रिपोर्ट देखी और हालात बेहद चिंताजनक हैं। उफ, बिल्कुल। पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने काबुल पर एयर स्ट्राइक की है और नूरिस्तान के बारगी, मटाल और कामदेश जिलों में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। देखिए, ये केवल एक सैन्य टकराव नहीं रह गया है, मतलब ये अब एक पूरे मानवीय संकट का रूप ले चुका है। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग इतनी ज्यादा तीव्र है कि मुख्य सड़कें पूरी तरह से कट चुकी हैं। और आप देखिए, जब सड़कें बंद होती हैं तो इसका सीधा मतलब क्या है? सप्लाई रुक जाना। बिल्कुल। इसका मतलब है कि फंसे हुए उन 1 लाख लोगों तक बुनियादी खाना और जीवन रक्षक दवाइयां नहीं पहुंच पा रही हैं। ये एक तरह की घेराबंदी है जहां आम नागरिक सबसे ज्यादा पिस रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान के दावों को देखें तो उनकी कहानी बिल्कुल अलग ही धुन में बज रही है। मतलब वो कह रहे हैं कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा इलाके में ऑपरेशन गजबुल हक नाम का एक सैन्य अभियान चलाया है। अच्छा। हाँ, और उनका दावा है कि इससे आतंकवाद में 65% की भारी कमी आई है। ये तो सिर्फ कागजी बातें लगती हैं। वही तो। अगर हम जमीनी हकीकत को टटोलें तो कागज पर दिए गए आंकड़े और जमीन के सच में एक बहुत बड़ा फासला नजर आता है। ये पूरी लड़ाई असल में एक खास गुट को लेकर है, टीटीपी। हाँ, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। राइट। और दिलचस्प बात यह है कि टीटीपी कोई बाहरी दुश्मन नहीं है। अगर हम 2001 के दौर को देखें, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था, तो अपनी जान बचाने के लिए बड़ी संख्या में पश्तून सीमा पार करके पाकिस्तान आ गए थे। और यहीं मतलब इस पूरी समस्या की जड़ यहीं से शुरू होती है। पाकिस्तान ने उस समय एक बहुत ही खतरनाक दोहरा खेल खेला था। कैसे? देखिए, एक तरफ तो वो दुनिया को दिखाने के लिए अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी बन गया, और दूसरी तरफ उसने अमेरिका को खुश करने के लिए अपने ही देश में रह रहे उन पश्तूनों पर सैन्य ऑपरेशंस चलाने शुरू कर दिए। बाप रे! जरा सोचिए, जब किसी देश की सेना अपने ही नागरिकों या शरणार्थियों पर गोलियां चलाती है तो उसका अंजाम क्या होता है? भारी हताशा और गुस्सा। सटीक। उसी गहरे गुस्से और हताशा की कोख से टीटीपी का जन्म हुआ, और ये गुस्सा इतना स्वाभाविक था कि उस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मौजूद अन्य चरमपंथी गुटों ने भी ये नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान की सरकार तो अमेरिका की गुलाम बन चुकी है और वे अपनों को ही बार रहे हैं। तो अगर इसे थोड़ा व्यावहारिक नजरिए से देखा जाए तो सुनकर ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान किसी ऐसे जाल में फंस गया है जो उसने खुद ही बुना था। बिल्कुल। मतलब ये तो कुछ वैसा ही है जैसे किसी ने अपने ही घर के पिछवाड़े में एक जहरीला सांप पाल लिया हो, ये सोचकर कि वो सिर्फ
पड़ोसियों को काटेगा। हाँ, बहुत सही उपमा है ये। जब तक अमेरिका अफगानिस्तान में था, तब तक पाकिस्तान ने तालिबान को अपने यहाँ सुरक्षित पनाह दी, उन्हें अपना बेस बनाने दिया। लेकिन आज जब अमेरिका वहां नहीं है, तो वही पाला हुआ सांप उन्हें डस रहा है। और अब पाकिस्तान को ये लड़ाई बिल्कुल अकेले लड़नी पड़ रही है। ये सांप वाला रूपक यहाँ एकदम फिट बैठता है। और आप देखिए, जब कोई अपनी गलती से फंसता है तो वो सबसे पहले दोष देने के लिए किसी बाहरी को ढूंढता है। दूसरों पर इल्जाम डालना आसान होता है। बिल्कुल। पाकिस्तान इस पूरी अस्थिरता और टीटीपी के हमलों के लिए लगातार भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन अगर हम डेटा और कूटनीतिक कदमों का विश्लेषण करें तो भारत इस क्षेत्र में हथियारों या छद्म युद्ध का खेल नहीं खेल रहा है। तो फिर भारत कर क्या रहा है? वाला अध्याय शुरू होता है। भारत की कूटनीतिक वापसी। दी वायर की एक हालिया रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी। उसके अनुसार भारत ने काबुल में अपने तकनीकी मिशन को दूतावास यानी एम्बेसी के स्तर पर अपग्रेड कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। और ये फैसला कोई रातों रात नहीं हुआ। अक्टूबर 2025 में कार्यवाहक अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी की जो दिल्ली यात्रा हुई थी ना, उसी दौरान इसकी जमीन तैयार की गई थी। यहाँ श्रोताओं को एक बहुत ही बारीक कूटनीतिक पेच समझना चाहिए। मिशन को दूतावास का दर्जा देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत ने तालिबान को अफगानिस्तान की आधिकारिक सरकार मान लिया है। हाँ, क्योंकि आधिकारिक मान्यता तो अभी तक केवल रूस नहीं दी है। भारत ने अभी तक किसी पूर्णकालिक राजदूत यानी फुल टर्म एम्बेसडर को काबुल भेजने की अनुमति भी नहीं दी है। लेकिन भारत ने तालिबान के राजनयिकों को दिल्ली में नियुक्त होने की इजाजत जरूर दे दी है। अच्छा, ये कूटनीति का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है, जहां आप दरवाजा खुला रखते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन पूरी तरह से गले भी नहीं मिलते। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। पूछिए। अगर हम 1996 से 2001 वाले तालिबान के दौर को याद करें, तब तो भारत का उनके साथ कोई संपर्क नहीं था। मतलब दोनों के बीच एक गहरी वैचारिक खाई थी। हाँ, बिल्कुल थी। फिर ऐसा क्या बदला कि आज का जो ये तालिबान 2.0 है, जी, मेरा मतलब है 2021 के बाद वाला, उसके साथ भारत इतनी सहजता से कूटनीतिक रिश्ते बना पा रहा है? इसका जवाब धर्मशास्त्र और इतिहास के एक बहुत ही रोचक पन्ने में छिपा है। देखिए, 1996 वाला जो तालिबान था वो वहाबी विचारधारा से प्रेरित था और उस पर हक्कानी नेटवर्क का गहरा प्रभाव था। वहाबी विचारधारा? हाँ, और वहाबी विचारधारा का भारत के समाज या इतिहास से कोई सीधा जुड़ाव नहीं रहा है। लेकिन जो वर्तमान तालिबान 2.0 है, वो मुख्य रूप से देवबंदी विचारधारा को मानता है। देवबंदी मतलब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर वाला देवबंद? जी हाँ, वहीं 1870 के दशक में सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद से कई विद्वान अफगानिस्तान के पश्तून इलाकों में जाया करते थे। अरे वाह! उनका मकसद मूल रूप से ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ एक वैचारिक प्रतिरोध तैयार करना था। और समय के साथ हुआ ये कि उस इलाके के पश्तूनों ने देवबंदी शिक्षाओं और अपनी जो स्थानीय सूफी परंपराएं थीं, उनको मिला लिया। इसका मतलब है कि आज काबुल की सत्ता में जो लोग बैठे हैं, उनकी वैचारिक जड़ें 50 साल पहले भारत के एक शहर से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। मतलब इतिहास कैसे खुद को दोहराता है। और भारत ने इस ऐतिहासिक धागे को कभी नहीं भुलाया। अब देखिए, 2003 में जब अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ, तब से ही भारत ने इस पुराने देवबंदी और सूफी संपर्क को फिर से जीवित करने का एक खामोश प्रयास शुरू कर दिया था। अच्छा, 2003 से ही? हाँ, भारत से विद्वान वहां जाने लगे थे। आज 2026 में जो हम कूटनीतिक नजदीकी देख रहे हैं, वो रातों रात नहीं हुई है। वो असल में 2 दशकों की उसी नरम कूटनीति, जिसे हम सॉफ्ट पावर कहते हैं, उसी का नतीजा है। पर यहाँ मैं थोड़ा असहमत होना चाहूंगा, या कह लें कि इसे एक अलग चश्मे से देखना चाहूंगा। जी बिल्कुल। कूटनीति में इतिहास और भावनाएं एक हद तक काम आती हैं, लेकिन क्या 1870 के उस पुराने वैचारिक रिश्ते के आधार पर आज के इस बेहद हिंसक और अस्थिर माहौल में तालिबान पर भरोसा करना, क्या ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा कूटनीतिक जुआ नहीं है? मतलब एक गैम्बल? आपका सवाल बहुत जायज है। जब हालात इतने नाजुक हों, तो क्या महज एक विचारधारा के सहारे कूटनीति तय की जा सकती है? देखिए, आपका ये संशय पूरी तरह से तार्किक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भरोसा शब्द बहुत कम इस्तेमाल होता है। यहाँ हित यानी इंटरेस्ट्स काम करते हैं। हितों की बात है। बिल्कुल। भारत कोई जुआ नहीं खेल रहा है, बल्कि वो एक कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा है। भारत के नीति निर्माता अच्छी तरह जानते हैं
कि अगर अफगानिस्तान को पूरी तरह अलग-थलग छोड़ दिया गया तो उस खाली जगह को, उस वैक्यूम को भरने के लिए पाकिस्तान और चीन तुरंत आगे आ जाएंगे। और वो भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। एकदम। भारत के सामरिक हितों के लिए एक ऐसा अफगानिस्तान जो पूरी तरह चीन के नियंत्रण में हो, वो कहीं ज्यादा बड़ा खतरा है। और जहां तक चीन की बात है, इस पूरी भू राजनीतिक बिसात पर चीन की स्थिति इस वक्त शायद सबसे ज्यादा उलझी हुई है। बहुत बुरी तरह उलझी है। मतलब वो इस क्षेत्र का सबसे ताकतवर खिलाड़ी है, लेकिन वो पूरी तरह से एक दुविधा में फंसा हुआ है। मैंने पढ़ा कि चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मध्यस्थता करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर खाने चीन पाकिस्तान से बेहद निराश है। और चीन की इस निराशा की सबसे बड़ी वजह आर्थिक है। चीन का सीपैक प्रोजेक्ट यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें उन्होंने $60 बिलियन से भी ज्यादा झोंक दिए हैं, वो जमीन पर बुरी तरह विफल हो रहा है। $60 बिलियन बहुत बड़ी रकम है। और सीपैक का जो सबसे बड़ा शोपीस था, ग्वादर पोर्ट, आज उसकी हालत देखिए। इतने विशाल और रणनीतिक बंदरगाह पर रोजाना बमुश्किल 20 से 22 कमर्शियल जहाज ही आ रहे हैं। 20-22 जहाज तो किसी छोटे से क्षेत्रीय बंदरगाह पर भी आ जाते हैं। हाँ, वही तो। ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे चीन किसी ऐसे डूबते हुए स्टार्टअप का एंजल इन्वेस्टर बन गया है, जिसने बिना मार्केट रिसर्च के अपना सारा पैसा लगा दिया। बिल्कुल सही कहा। अब वो इन्वेस्टर ना तो स्टार्टअप में और पैसा लगाना चाहता है और ना ही अपनी पूंजी छोड़कर भाग सकता है। वो बस हाथ मलता हुआ फंस गया है। फंस तो गया है, लेकिन यहाँ एक और पेच है। चीन के भाग ना पाने का कारण सिर्फ वो $60 बिलियन का नुकसान नहीं है। अच्छा, तो फिर असली डर क्या है? उनका असली डर आर्थिक से ज्यादा सुरक्षा का है। चीन को डर है अपने शिनजियांग प्रांत का। चीन जानता है कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान पूरी तरह अस्थिर हो गए तो वहां पनपने वाले चरमपंथी गुट सीधे तौर पर शिनजियांग के मुसलमानों को भड़का सकते हैं। तो ये बात है। जी, चीन सिर्फ इसलिए पाकिस्तान और तालिबान से बातचीत कर रहा है ताकि वो इन चरमपंथी गुटों को अपनी सीमाओं से दूर रख सके। ये निवेश बचाने की जिद्दोजहद नहीं है, बल्कि आग को अपने घर तक पहुंचने से रोकने की कोशिश है। और इसी मौके का फायदा अमेरिका भी उठाना चाहता है। अमेरिका की नज़र अफगानिस्तान के बाग्रम एयरबेस पर है। वो चाहते हैं कि किसी तरह उन्हें ये बेस वापस मिल जाए, ताकि वे वहां बैठकर चीन की हरकतों पर सीधी नजर रख सकें। एकदम सही, लेकिन चीन ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने देगा। मतलब ये एक परफेक्ट भू राजनीतिक चोक पॉइंट बन चुका है। और पता है, इस पूरी रस्साकशी का सबसे बड़ा खामियाजा मध्य एशिया भुगत रहा है। मतलब सेंट्रल एशिया। वो कैसे? मध्य एशिया के देशों को हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए एक सुरक्षित रास्ता चाहिए जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होकर गुजरता है, लेकिन इस युद्ध ने वो रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। व्यापार रुक गया है। हाँ, अक्टूबर 2025 में कतर और तुर्की ने मिलकर जो सीज फायर करवाया था, जिसका यूएई ने भी स्वागत किया था, वो अब पूरी तरह टूट चुका है। कूटनीति के सारे रास्ते इस वक्त बंद नजर आ रहे हैं। इन सब भू राजनीतिक चालों, बड़े देशों की रणनीतियों और सीमा पर गूंजती युद्ध की आवाजों के बीच एक पहलू ऐसा है जो अक्सर हेडलाइंस में छिप जाता है। कौन सा पहलू? अफगानिस्तान की आम जनता और वहां की अर्थव्यवस्था का पहलू। जब हम अफगानिस्तान के बारे में सोचते हैं तो जहन में सिर्फ खंडर और भुखमरी की तस्वीर आती है। स्वाभाविक है। लेकिन यूएनडीपी की रिपोर्ट कुछ ऐसे आंकड़े पेश करती है जो दिमाग को झकझोर के रख देते हैं। हाँ, वो आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। मतलब आम धारणा के विपरीत, युद्ध और प्रतिबंधों के बावजूद अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उनकी जीडीपी आज भी $14.5 बिलियन के आसपास है। ये अपने आप में एक चमत्कार जैसा है। बिल्कुल। और ये अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से दो चीजों पर टिकी है, 35% कृषि और 47% सेवा क्षेत्र पर। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है निजी क्षेत्र, यानी प्राइवेट सेक्टर की वृद्धि। आप देखिए 2022-23 के दौरान अफगानिस्तान के निजी क्षेत्र का उत्पादन 14.8 बिलियन अफगानी तक पहुंच गया। और आप अंदाजा लगाइए कि इस उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? किस चीज का? उत्पादों का नंबर आता है। अरे वाह! मतलब ये कैसे संभव है कि जहां बम गिर रहे हों वहां लोग कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेज फूड बना रहे हैं? देखिए, इसे समझने के लिए हमें मानव व्यवहार को देखना होगा। युद्ध चाहे जितना भी भीषण हो, लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें तो खत्म नहीं होती ना। सही बात है। लोग खाना पीना नहीं छोड़ सकते, और चूंकि अफगानिस्तान बाहर से बहुत ज्यादा सामान आयात नहीं कर पा रहा है, इसलिए वहां के जो स्थानीय उद्यमी हैं, उन्होंने खुद ही इन बुनियादी चीजों का उत्पादन शुरू कर दिया है। तो एक तरह से ये मजबूरी से निकला इनोवेशन है। बिल्कुल।
ये एक सर्वाइवल इकोनॉमी का बेहतरीन उदाहरण है। और बात सिर्फ आंतरिक उत्पादन की नहीं है, वे निर्यात भी कर रहे हैं। भारत, पाकिस्तान और यूएई को फल, मेवे और कोयले जैसे खनिजों का लगातार निर्यात हो रहा है। लेकिन इस पूरी आर्थिक कहानी का जो सबसे बड़ा आश्चर्य है वो है कोषटेपा नहर प्रोजेक्ट। ये कोई छोटी मोटी नहर नहीं है, ये प्रोजेक्ट 81% पूरा हो चुका है। ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हाँ, जब ये पूरी तरह तैयार हो जाएगा तो 5.5 लाख हेक्टेयर रेगिस्तान को लहलहाते क्षेत्रों में बदल देगा। इसके अलावा हेरात इंडस्ट्रियल पार्क और लैपिस लैजुली कॉरिडोर जैसी बड़ी परियोजनाएं भी देश के भीतर चल रही हैं। बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग के इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को चलाना ये दर्शाता है कि अफगानिस्तान अपने आंतरिक राजस्व का इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन इस आर्थिक तस्वीर को देखते हुए हमें उस अंधेरे पहलू को भी नहीं भूलना चाहिए जो महिलाओं से जुड़ा है। हाँ, वो बहुत जरूरी पॉइंट है। तालिबान के शासन में महिला उद्यमियों पर भारी प्रतिबंध लगाए गए हैं, उनकी आज़ादी छीन ली गई है। फिर भी रिपोर्ट बताती है कि वो हार नहीं मान रही हैं और किसी ना किसी तरह अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनी हुई हैं। यूएनडीपी ने इसके लिए एक सैटेलाइट बिजनेस हब मॉडल की सिफारिश भी की है। जी हाँ, सैटेलाइट बिजनेस हब का विचार इसलिए लाया गया ताकि महिलाओं को अपने घर के नज़दीक ही सुरक्षित रूप से काम करने का मौका मिल सके, ताकि उन्हें दूर ना जाना पड़े। एकदम सही। ये उन भारी प्रतिबंधों के बीच भी महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाए रखने का एक तकनीकी और व्यावहारिक समाधान है। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटा जाए तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर जो गोलियां चल रही हैं वो सिर्फ जमीन के एक टुकड़े का झगड़ा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके तार अमेरिका की पुरानी सामरिक गलतियों से लेकर टीटीपी के उबलते गुस्से तक फैले हैं। इसमें भारत की 150 साल पुरानी देवबंदी कूटनीति शामिल है और इसमें चीन का वो सीपेक प्रोजेक्ट भी है जो अब एक आर्थिक ब्लैक होल बन चुका है। मंच के बीच अफगानिस्तान का आम नागरिक और व्यापारी अपने अस्तित्व, अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। इस चर्चा को समेटते हुए मैं सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज यानी CRSS की रिपोर्ट के एक बहुत ही गहरे और वैचारिक बिंदु की ओर ध्यान खींचना चाहूंगी। जी बताइए। ये पॉइंट शायद इस पूरी भू राजनीति का भविष्य तय करेगा। हम हमेशा संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी को सिर्फ नक्शे पर खींची गई एक भौगोलिक और कानूनी रेखा के रूप में देखते हैं। हाँ, बॉर्डर्स के तौर पर। लेकिन आज की दुनिया में आतंकवाद और संप्रभुता की परिभाषा पूरी तरह से बदल रही है। मतलब संप्रभुता अब जमीन से आगे निकल चुकी है। बिल्कुल। ISKP और तालिबान जैसे संगठन अब केवल जमीन पर कब्जा करने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो टेलीग्राम, X और व्हाट्सएप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, डिजिटल वॉरफेयर। हाँ, वे इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए युवाओं के दिमाग में धर्म और पौरुषता यानी मैस्कुलिनिटी की भावनाएं भड़काकर एक नई तरह की वैचारिक संप्रभुता गढ़ रहे हैं। वो ये साबित करना चाहते हैं कि असली मर्द या असली धार्मिक योद्धा कौन है। ये बहुत खतरनाक है। तकनीक के इस युग में ये समझना बहुत जरूरी है कि असली युद्ध अब केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि स्मार्टफोन की स्क्रीन्स पर लोगों के दिमाग के भीतर लड़ा जा रहा है। ये वास्तव में एक बेहद खतरनाक और सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है। युद्ध की गूंज अब सिर्फ तोपों में नहीं बल्कि हमारी उंगलियों पर मौजूद स्क्रीन्स के जरिए सीधे दिमाग तक पहुंच रही है। संप्रभुता सिर्फ नक्शे का हिस्सा नहीं बल्कि विचारों पर कब्जा करने का नाम हो गया है। बिल्कुल। श्रोताओं, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर इस चर्चा के बाद आपको खुद विचार करना चाहिए। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और उसकी कई अनकही परतों के साथ। तब तक सवाल पूछते रहिए और जागरूक बने रहिए।